बच्चों कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में मैं अभी ये जो आज का लेक्चर करवाने वाला हूँ इसको बहुत ही बेसिक से करवाने वाला हूँ, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें करवाने वाला हूँ। आगे इसके अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट वेक्टर को स्टार्ट करूँगा और फिर हमारा काइनेमेटिक्स एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा होगा ना। फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसके दो पार्ट्स थे, एक था स्केलर और एक था वेक्टर। इसके दो ही पार्ट्स थे ना, मैंने इसको दो पार्ट्स में पढ़ाया था, स्केलर और वेक्टर में। तो वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि वेक्टर क्या होता है, उसके बाद स्केलर के बारे में बताऊंगा। देखो वेक्टर में, अच्छा चलो एक बात बताओ कि अगर मान लो यहाँ पर एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे पर तुम इस साइड फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगा रहे हो, ठीक है, और मैं इसी साइड से एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इसी साइड से एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डब्बा है, मेरे को बताओ कि ये डब्बा है वो किस साइड जाएगा, किस साइड जाएगा ये डब्बा, आगे की ओर जाएगा, है ना। मैं इधर से फोर्स लगा रहा था, आप भी इधर से फोर्स लगा रहे हो, हम दोनों एक ही साइड से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक ही साइड से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से जब इन दोनों का फोर्स इस डब्बे पर लगा ना, तो दोनों का फोर्स ऐड हो गया, क्योंकि डायरेक्शन सेम था और दोनों का फोर्स ऐड हो गया, हमने ऐड किया यहाँ पे, दोनों का फोर्स ऐड हो गया, तो इस साइड इसका फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है इस साइड आने वाला है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम बोल दोगे सीधा भाई 20 न्यूटन है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर आपने ऐड किया है या ऐड ही किया हुआ है ना, दिख रहा है कि तुम्हें ऐड ही करना है, 20 न्यूटन लिख दिया मैंने, इसका मतलब तुम्हें पता है कि हाँ इधर ऐड ही किया होगा। लेकिन यहाँ है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाई हमने, है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाया हमने। यहां पर जब हमने ऐड किया ना, तो ऐड करते हुए हमने ये देखा, ऐड करते हुए हमने क्या देखा, ऐड करते हुए हमने ये देखा कि इसका डायरेक्शन किस साइड है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन किस साइड है, उनके बीच का एंगल कितना है, उस एंगल और डायरेक्शन के बेस पे हमने इसका फोर्स लिख दिया, ठीक है, एंगल और डायरेक्शन के बेस। तो देखा तुमने, मतलब हम दोनों ने इस साइड फोर्स लगाया, दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है ना, दोनों कि जो फोर्स लगाने का, इस डब्बे पर जो फोर्स लग रहा है, हम दोनों ने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इसलिए डब्बा आगे की ओर चला जाएगा, समझे, इसलिए डब्बा आगे की ओर जाएगा। अच्छा यहां पर चलो मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है, एक और डब्बा है, इस पर मैंने इस साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। चलो मान लो कि तुमने इस साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तुम इस डब्बे को आगे की ओर लेकर जा रहे थे, ठीक है, तुम इस डब्बे को आगे की ओर लेकर जा रहे थे, मैंने कहा आजा भाई मैं भी हेल्प कर देता हूँ, इस डब्बे को मैं भी आगे लेकर के चलता हूँ तेरे साथ। मैंने इधर से आया, मैं इधर से, और 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया, ठीक है, तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, मैं आया, बोला भाई चल यार तू इतना मेहनत कर रहा है, मैं भी तेरी हेल्प कर देता हूँ, मैंने इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तुम इधर से डब्बे पे फोर्स लगा रहे थे, मैं आया और मैंने इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, हम दोनों बराबर इस डब्बे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अब बताओ ये डब्बा किधर जाएगा, ओबीसी सी बात है, दोनों एक तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, डब्बा यहीं रुका रहेगा, है ना। तो मैं इस पर लिखूंगा कि जो फोर्स है ना इसका 0 न्यूटन आ रहा है। ये क्यों लिखा मैंने, यहां पर नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाई भैया, समझे चच्चा, यहां पर मैंने नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाई कि सर आपने 2 न्यूटन ये और 2 न्यूटन ये, इसको 4 लिखना, 20 लिख दिया मैंने, 4 न्यूटन लिख लो इसका, ठीक है, 4 न्यूटन लिख लो इसका। ये देखो यहां पर मैंने नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाई कि सर ये 2 न्यूटन था, ये 2 न्यूटन था, आपने माइनस कर दिया, घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अबे नहीं भाई, इधर सबट्रैक्ट नहीं किया है, ऐड ही किया है, लेकिन एंगल देख करके, डायरेक्शन देख करके ऐड किया है, यहां डायरेक्शन देख करके ऐड किया है। तुम इधर से फोर्स लगा रहे थे, मैंने इधर से फोर्स लगाया, समझे, जब हम दोनों ने इस डब्बे पर फोर्स लगाया ऑपोजिट, जब हम दोनों ने ऑपोजिट फोर्स लगाया, डब्बा बीच में है, हम दोनों ने ऑपोजिट फोर्स लगाया,
तो दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो गए, दे गॉट just because they got cancelled out, they got cancelled out, ये क्या हो गए, कैंसल हो गए भैया, समझे। देखो यहां पर हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाई, मैं इधर से फोर्स लगा रहा था, डब्बा बीच में था, तुम इधर से फोर्स लगा रहे थे, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, इस डब्बे को आगे की तरफ लेके जा रहे थे। मैं आया, मैंने कहा चल यार मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, मैं भी इस डब्बे को लेकर के चलता हूँ, तेरी हेल्प कर देता हूँ। मैंने इधर से लगा दिया, ले भाई आजा, बराबर फोर्स लगा दे तेरे बराबर। अब बताइए डब्बा कहाँ जाएगा, यही रुका रहेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां ये 0 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, क्योंकि डब्बे पर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे और डब्बा यहीं रुका रहेगा, समझिएगा। मान लो एक डब्बा है, यहाँ पे एक डब्बा है यहाँ, ठीक है। ये डब्बा पहले से इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा पहले से, है ना, कोई ना कोई पहले से फोर्स लगा रहा होगा। मान ले कि 2 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा हूँ मैं, और 2 न्यूटन का फोर्स तू इधर से लगा रहा है, इस डब्बे पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कोई और आया, एक आया और उसने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी, इसने ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का। अब बताइए डब्बा किधर जाने वाला है। पहले से 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा था, इधर से भी लग रहा था, दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो रहे थे, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो डब्बा यही रुका रहेगा, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। अगर 4 न्यूटन का फोर्स इधर से और लगा तो डब्बा आगे की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा, समझा। तो ये था भाई हमारा, ये था हमारे वेक्टर्स, है ना। अब स्केलर पढ़ाता हूँ, आ जाओ। तो ये समझ में आया तुम्हें कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अगर सेम फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो डब्बा वहीं का वहीं रहेगा। मतलब जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं ना, वेक्टर फोर्स निकालते हैं, तो वहां पर हमें एंगल देख करके जोड़ना होता है। अभी देखो इसके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री का है। मतलब जब तुम फोर्स निकालोगे ना, तो वहां पर एंगल देख करके निकालोगे, समझे, एंगल देख करके फोर्स निकालोगे, समझे। इसका स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट क्या होगा इसका, देखो स्टेटमेंट देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, which has मैग्नीट्यूड, अभी बताऊंगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन से तुम्हें पता चल गया कि डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा क्या होता है, एज वेल एज डायरेक्शन। एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। डायरेक्ट ऐड नहीं होता चच्चा, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते यहाँ पे, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है इसको, समझे, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करना है हमें, ठीक है। तो कभी भी तुम फोर्स निकालो ना, तो एंगल देख करके निकालो, है ना, एंगल देख करके निकालोगे फोर्स, तभी सही होगा, अदरवाइज वो तुम्हारा फोर्स गलत हो सकता है नहीं, डेफिनेटली गलत ही होगा, समझ गए। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल फोर्स हो गया एक, तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और भी बहुत सारी होती हैं। तुम इतना लिख लो, स्कूल में 1-2 पूछते हैं, वैसे स्कूल के लिए ही है ये, है ना। स्कूल में कभी अगर तुमसे पूछ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है बताओ, तो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, समझे ना। हाँ, तो अब आ जाओ, स्केलर समझाता हूँ क्या होता है। स्केलर देखो, स्केलर क्या होता है देखो। हाँ,
देखो स्केलर, तुमने आज तक जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, जोड़ घटा जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है वो सब क्या है, वो हिलाओ। हाँ, तो स्केलर क्या होता है, आज तक तुमने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी है, जैसे 2+2, 2+2 4, 7-3 4, समझे। ये जो भी तुमने जोड़ घटा अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ा है, ये सब नॉर्मल मैथमेटिक्स स्केलर है ना, स्केलर है ये। जैसे मान लो कि तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें 3 घंटा मिला पेपर देने के लिए, 3 घंटे तुम्हें एग्जाम देने के लिए मिल गया, 3 आवर्स मिले तुम्हें एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तुम बैठे रहे भाई, आराम से बैठे रहे, तुम एकदम, तुम्हें पेपर वेपर तो आता तो है नहीं वैसे भी, बैठे रहे, सदमे में जा रहे हो एकदम से तुम्हें टीचर की पीछे से आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, तुम्हारा नाम लेकर राहुल, धीरे धीरे पहले आवाज़ आई राहुल राहुल, फिर एकदम से आती है राहुल, समझे। तो अभी राहुल देखना, वो देख रहा होगा, तो उसको क्या हुआ, अब उसका पेपर तो हो नहीं रहा है, तब वो रोने लगा वहीं पे, सर 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 आधा घंटा और दे दीजिए सर, नहीं तो मेरे पापा बाहर खड़े हैं सर, बहुत मारते हैं सर, आपको भी मार देंगे सर। तो भाई टीचर डर गया, उसने आधा घंटा और दे दिया, है ना, आधा घंटा और दे दिया, तो तेरे को आधा घंटा और मिल गया, है ना। अब ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि पहले तेरे को टीचर ने सामने से बोल के 3 घंटा दिया था, अब टीचर तेरे पीछे खड़ा है और तेरे को आधा घंटा दे दिया तो 2.5 घंटा हो गया। अबे चच्चा ऐसे नहीं होता यहाँ पे, टाइम में, टाइम वेक्टर नहीं है, टाइम स्केलर है, समझा। टाइम तेरे पास पहले 3 घंटा था, आधा घंटा और दे दिया टीचर ने, 3.5 घंटे हो गए, समझा। तो टाइम हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास क्या है हमारे पास, मान ले कि तेरे पास एक बोरी, तुम्हारे घर पे एक बोरी है जिसके अंदर चावल है, 50 kg राइस है, ठीक है, 50 kg राइस है इस बोरी के अंदर, समझा। इस बोरी के अंदर कितना है, 50 kg राइस है। तेरे पापा गए और 2 किलो राइस और लेकर के आए और इस बोरी के अंदर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस बोरी के अंदर 50 किलो राइस था, 2 किलो और डाल दिया, 2 किलो 50 किलो यहाँ से डाला था, 2 किलो इधर से डाल दिया, 48 kg हो गया, 2 किलो माइनस हो गया। अबे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, बोरी के अंदर 50 किलो राइस था, 2 किलो और डाला, 52 kg हो गया, समझा। मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती चच्चा, समझे। हाँ, तो देख इसको कैसे लिखेगा, लिख दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, quantities which has magnitude, but do not have any direction, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती भैया, समझे। चावल कहीं से डाल, जितना डाला उतना ऐड होगा डायरेक्ट, जैसे 2+2 4, समझा। हाँ, एग्जाम्पल अगर इसका लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, देखो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो मास, लेंथ, टाइम, करंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत हैं, ठीक है, करंट। तो अब तुम तो पहले से ही साइंटिस्ट हो, बस तुम्हें डिग्री मिलनी बाकी है ना। साइंटिस्ट तो तुम पहले से ही हो चच्चा, बस तुम्हें डिग्री नहीं मिली है, समझे, बस तुम्हें डिग्री नहीं मिली है। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो करंट है ना, ये स्केलर थोड़ी है, वेक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक वायर होता है, वायर के अंदर अगर ऐसे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है ना, यही बोल रहा है ना, एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है। इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है,
लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। लिख देना, तेरा टीचर स्कूल में नंबर नहीं काटेगा, समझा? लिख दे। अगर कोई भी पूछे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लिख दे, समझा? अब तू ऐसे थोड़ी मानेगा, तेरे को बताना पड़ेगा चच्चा, तेरे को एक्सपेरिमेंट करना के दिखाना पड़ेगा। तू साइंटिस्ट तो पहले से ही है, बस तेरे को डिग्री नहीं मिली है, बस तेरे को ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, पर तू साइंटिस्ट पहले से ही है, समझा? चल मैं ही दिखा रहा हूं। मान ले एक वायर है ऐसा, एक वायर है ऐसा, ऐसा एक वायर है, इसके अंदर, रुकना एक सेकेंड, यहां से एक वायर आया मान ले, और एक वायर यहां से आया, ठीक है? यहां से 5 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर आया, ये करंट इधर जाएगा, तो ये 7 एम्पियर आएगा, समझा? दो नदियों का बहाव जब एक साथ मिलेगा तो उनका एडिशन ही होगा चच्चा। यहाँ से 5 एम्पियर आया, यहाँ से 5 एम्पियर आया, जब जुड़ेगा, जब सीधा जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, तो इसका 7 एम्पियर आएगा। ये नहीं कि सर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल किसी काम का नहीं है यहाँ पे, समझा? यहाँ पर एंगल किसी काम का नहीं है, यहाँ पे 7 एम्पियर ही आएगा, समझा? 7 एम्पियर ही आएगा यहाँ पर, समझा? तो ये समझ में आया ना तुम्हें? देखो साइंटिस्ट तो तुम हो पहले से ही, कोई बात नहीं है, लेकिन ये देखना यहाँ पे एंगल के भरोसे मत निकालना तुम करंट को। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जितना करंट एक वायर में फ्लो होता है उतना ही वहाँ से आउटपुट भी निकलता है, समझे? हाँ, अभी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊँगा मैं तुम्हें, समझे? तुम्हें तो नहीं, 12th वालों को, ये 11th तुम पढ़ रहे हो, 12th वालों को पढ़ाऊँगा मैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, समझे? हाँ, तो आ जाओ अगला टॉपिक करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को देखो दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायग्रामेटिकली, डायग्राम से कैसे करते हैं, और एक होता है हमारे पास थ्योरी। थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आ जाओ। एक होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक होता है हमारे पास डायग्राम से, और हमारे पास दूसरा होता है थ्योरी में। थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो डायग्राम में कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी वेक्टर होता है ना, किसी भी वेक्टर को जब तुम डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो एरो से रिप्रेजेंट करोगे, एरो से, समझे? एरो से रिप्रेजेंट करोगे उसको, ठीक है? एरो से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो कोई भी वेक्टर होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, और एक डायरेक्शन होती है, कोई भी वेक्टर होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है, समझे? देखो एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मान लो ये एरो है, ठीक है? ये एरो, इसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट, ठीक है? इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट। और ये होता है हमारा इनिशियल पॉइंट। इस फाइनल पॉइंट को हम हेड भी बोलते हैं, हेड। और इस इनिशियल पॉइंट को हम टेल भी बोलते हैं, समझे? टेल भी कहते हैं इनिशियल पॉइंट को। ये जो वेक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये वेक्टर कितना बड़ा होगा, ये एरो कितना बड़ा होगा, वेक्टर कितना ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेंथ ऑफ एरो,
लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो क्या दिखाएगा हमें, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा कि लेंथ ऑफ एरो कितना होगा, समझ गए। मैग्नीट्यूड से हमें पता चलेगा कि लेंथ ऑफ एरो कितना होगा, समझे, समझ गए। हाँ, जैसे मान लो कि देखो यहाँ पर एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इस पर मैं मान लेता हूँ कि अभी इसके ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस डब्बे के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये एरो इतना बड़ा है, ठीक है। इसी डब्बे पर अगर मान लो एक और डब्बा बनाया मैंने और उस डब्बे पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो कहीं यहाँ आएगा, है ना, कहीं यहाँ तक एरो आएगा 10 न्यूटन का फोर्स। मैंने क्या कहा था, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही उसका एरो होगा, उतना ही ज़्यादा उसका वेक्टर होगा। जितना वेक्टर होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये देखो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका एरो वेक्टर ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इससे कम वेक्टर है इसका। अगर मान लो एक और है और इसका तो हमारे पास ये 5 न्यूटन है, तो कहीं 5 न्यूटन यहाँ आ रहा होगा, 5 न्यूटन यहाँ आ रहा होगा, समझे, समझ में आया क्या बताना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, अब मैग्नीट्यूड मैंने तुम्हें बता दिया था पहले ही कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वाली वैल्यू, वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं, समझे। वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आगे समझ में ये बात क्या है। हाँ, अब जब थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखो, थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर मैं फोर्स लेकर के चलता हूँ, तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ भी लेकर के चल सकते हो, मैं फोर्स लेकर के चल रहा हूँ। फोर्स का कोई भी वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, है ना, मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगी। तो ये क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है हमारे पास, है ना। कोई भी वेक्टर है तो उसका एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड तुमने मैथ में मोड पढ़ा होगा, मोड सुना है ना, तो उसी से निकला हुआ है मॉड्यूलस, 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 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। इसको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, मॉड। मैथ में तुमने पढ़ा होगा कि ऐसा ही साइन लगता है मॉड, फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, समझ में आया, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर कहते हैं, आया समझ में। हाँ, इसको देखो तुम क्या कह सकते हो, इसको तुम कह सकते हो, इसको तुम मॉड भी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। इसको तुम क्या कह सकते हो, और इसको इसको तुम कह सकते हो एफ कैप, एफ कैप। ये जो टोपी लगी, ये जो टोपी लगी हुई है इसको कैप कहते हैं, एफ कैप, समझ गए, एफ कैप। या फिर तुम इसको बोल सकते हो, या फिर तुम इसको बोल सकते हो यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, समझे, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ बोल सकते हो इसको। इसको तुम क्या कह सकते हो, देखो एफ कैप बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ बोल सकते हो, और क्या कह सकते हो इसको और क्या कह सकते हो, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोल सकते हो, और ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हो। इसको और भी बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी कह सकते हो, इसको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी कह सकते हो इसको, ठीक है। मतलब ये इसके नाम है। ज़्यादातर जो यूज होता है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं यही यूज करूंगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर, समझ में आया। हाँ, तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब कई बोल रहे हैं सर हमको तो समझ ही नहीं आया। अबे समझना क्या है इसमें, समझना क्या है, मान ले गुब्बारा है तो गुब्बारा को मैं ऐसा बनाऊंगा, कुछ गुब्बारा को मैं ऐसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा कुछ, तो इसमें गुब्बारे में समझना क्या तेरे को, गुब्बारे का रिप्रेजेंटेशन है, गुब्बारे को कैसे दिखाना है यही है, तो इसको भी ऐसे ही दिखाना है, जैसे दिखाना है वो लिख रहा हूँ बस, इसमें समझना क्या है।
आया समझ में? तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड क्या, वैल्यू निकाल करके दिखाओ। देखो ये जो पहला है ये वेक्टर 1 है ना। हर एक वेक्टर के बीच, हर दो लाइन के बीच का कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स है ना। तो ये देखो पहला जो है 1 और 2, मतलब जो पहला है वो 4 यूनिट्स है, 4 लिख सकता हूँ मैं खाली। सेकंड देखो, सेकंड का कितना है, 2 यूनिट्स है। और थर्ड कितना है, 1 यूनिट है, मतलब 2 लिख सकता हूँ मैं इसका, है ना। एक 2 लाइन्स के बीच का 2 है ना। और इसका देखो 1 2 3, मतलब जो F4 का है वो 6 है, जो उसकी वैल्यू है 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका भी 2 और इसका भी 4 और इसका 4 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका डायरेक्शन निकालूं तो अगर मान लो मैं F1 की डायरेक्शन निकालूं तो ये देखो जो F1 का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। मैं कह सकता हूँ ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है इसका F1 का। F2 का किधर है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना। ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना। अगर मैं F3 का देखूं तो देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और F4 का पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब मैं तुमसे बोलूं कि वेक्टर निकाल करके दिखा दो इसका। वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो वेक्टर निकालो इसका। मान लो वेक्टर निकालने के लिए मैं बोलूं F1 का वेक्टर निकालो, तो क्या करोगे, F1 का एक डायरेक्शन भी होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, बस ये मल्टीप्लाई ही होते हैं। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन करना है, तो मैग्नीट्यूड कितना है 4 इंटू डायरेक्शन कितना है, देखो प्लस एक्स, बस यही है, समझ गए, प्लस एक्स, समझ गए। ये जो प्लस दिखा रहा है तुम्हें बस डायरेक्शन दिखा रहा है, प्लस 4x, समझे। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि x में पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन है, समझे। x में पॉजिटिव की साइड इसकी डायरेक्शन है। अगर F2 का वेक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, F2 है मैग्नीट्यूड 2 और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव x में है, ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल। F3 का अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालोगे, F3 का ये 2 मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन माइनस एक्स, ये समझे। ये देखो माइनस एक्स की और F3 जो है माइनस एक्स की तरफ वेक्टर है इसका। अगर F4 निकालूंगा, F4 का वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 इंटू वैक्टर कितना है, डायरेक्शन क्या है इसका प्लस एक्स की ओर है, समझे। ये ऐसे निकाल सकते हो तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, पूरा वेक्टर निकाल सकते हो ऐसे करके, समझ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आ जाओ चलो। और आ जाओ एक और एग्जाम्पल करते। देखो क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल है मतलब ऐसे ही देखो, बॉडी हैज़ 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक -10x है, एक -2x है। तो हमें बताना है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, -10x बड़ा है या -2x बड़ा है। सर अगर हम देखें तो -2x बड़ा है ना, क्योंकि तुम्हें तो नंबर लाइन याद है अब, है ना। नंबर लाइन पे तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हारा दिमाग नंबर लाइन ने ख़राब कर रखा है। ये देखो सर, इधर खींचेंगे तो पहले 2 आता है, इधर बड़ी वाली वैल्यूज़ होती हैं, फिर इधर कम हो जाती हैं, फिर कम आगे कम हो जाती हैं। तो माइनस अगर 10 यहाँ है, -2 यहाँ होगा, मतलब ये बड़ी वैल्यू है। यहाँ हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाना चच्चा, समझे। यहाँ हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगाना। देखो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जो नेगेटिव साइन है बस तुम्हें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में। क्या बता रहा है ये, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है ये नेगेटिव साइन, बस और कुछ नहीं। नीचे लिख लो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। देखो ये सिर्फ क्या बता रहा है तुम्हें, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है तुम्हें। नेगेटिव साइन तुम्हें क्या बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में। नेगेटिव है मतलब अगर मान लो एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है,
10 फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, -10 इधर लगेगा, है ना, 10 न्यूटन का इधर लगेगा फोर्स, है ना, 2 का भी फोर्स लगेगा तो इधर कहीं लगेगा, है ना। तो ये नेगेटिव बस डायरेक्शन बता रहा है कि इस साइड फोर्स लग रहा है, समझे। ये कंसेप्ट जो है ना लिख लो यहाँ पे, कंसेप्ट लिख लो यहाँ पे, कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है ड्रॉपर्स के बच्चे भी गलती करते हैं, इसमें ड्रॉपर्स के बच्चे भी गलती करते हैं। यहाँ लिख लो इसको, यहाँ सिर्फ यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डायरेक्शन के बारे में है। ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में है, समझ गए। हाँ, ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में है। अब आ जाओ अगला टॉपिक करते हैं, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, कंसेप्ट जो है, यहाँ पर ये गलती करते हैं और गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई थी एक टाइम पर और तुम भी करोगे। इससे अच्छा है कि अभी सीख लो, क्वेश्चंस में गलतियाँ नहीं होंगी, समझे। हाँ, क्वेश्चंस में अगर गलती ना हो इसलिए अभी सीख। इसमें लार्ज फोर्स कौन सा है ना, बड़ा फोर्स बताना था ना, इसमें लार्जर फोर्स कौन सा है बताओ। देखो ये डायरेक्शन बता रहा था सिर्फ, है ना, तो लार्जर फोर्स हमारे पास ये वाला है। अगर मैं इसको मान लो F1 मान लेता हूँ और इसको F2, क्योंकि वहाँ पे पहला है। F1 हमारे पास बड़ा फोर्स है, F2 हमारे पास छोटा फोर्स है, ठीक है। F1 हमारे पास बड़ा फोर्स है और F2 छोटा फोर्स है, समझे। हाँ, आ जाओ अब और करते हैं, अगला टॉपिक करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक करो, चलो आ जाओ। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, चलो आ जाओ, देखो समझाता हूँ। तुमने मैथ में तो पढ़ा होगा कि यार ये देखो ये एंगल है, ये दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल ये हो जाएगा, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुमने मैथ जो पढ़ा था वहाँ पर मैथ वाला ये यहाँ पर नहीं लगेगा, समझ गए। हाँ, यहाँ पर वेक्टर्स का एंगल निकालने का अलग रूल है, समझ गए। वेक्टर्स का एंगल निकालने के लिए अलग रूल है, उसको लिखो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बिटवीन देयर डायरेक्शन। दो एंगल्स के बीच का जो, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा ना, वो डिपेंड करता है कि उनका डायरेक्शन किस साइड है। ये देखो पहले ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर पहले इधर जा रहा था, ठीक है। पहले ये वेक्टर इधर जा रहा था, है ना, ये वेक्टर इस साइड जा रहा था। फिर इसको किसी ने कहा कि यार तू थोड़ा इधर मुड़ जा, तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर जा रहा था, ये सीधा जा रहा था ऐसे करके, इधर जा रहा था ये सीधा। फिर इसको इधर मोड़ा, मतलब इसका जो एंगल होने वाला है ये, और ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, समझे। ये 60 डिग्री का एंगल होने वाला है। ये वेक्टर देखो इधर जा रहा था। अब तुम ये सोच रहे हो यार मैं तो इधर से ही क्यों जाऊँगा, मैं तो इधर से ऐसे मुड़ूंगा ऐसे, है ना। ये ऐसा भी तो बन सकता है, जैसे इधर से लेके ऐसा। तुम बोलो कि पहले मैं ऐसे जा रहा था, अब मैं इधर से ऐसे घूम घूम के ऐसे बनाऊंगा, है ना, नहीं समझे। देखो तुमने ये कहा कि पहले इधर जा रहा था, अब इसको घुमाऊंगा ऐसे करके और ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे बोल रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर एक पंगा हो जाएगा, समझिए क्या पंगा हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए हमारा, एंगल कितना होना चाहिए हमारा, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए हमारा। तो हमारा सिर्फ यही होगा, समझ गए। हमारा एंगल जो होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, वो ये होगा। अब ये देखो ये वाला इधर जा रहा था, फिर इसको किसी ने कहा कि इधर मुड़ जा, ऐसे ऐसे मुड़ के इधर चला जा। तो इसका, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर था, इधर, और फिर ये इधर मुड़ा, तो इसका एंगल ये हो जाएगा, विच इज़ 120 डिग्री, समझ गए। देखो वेक्टर्स का डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि भाई ये है, समझ गए। हाँ, वेक्टर्स का वेक्टर का एंगल जो होगा हमारे पास, उसकी डायरेक्शन देख करके निकलेगा, ठीक है, डायरेक्शन देख करके निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये देखो इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। हाँ देखो दो वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर इधर जा रहा था, ये वेक्टर इधर जा रहा था,
है ना। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वही हमारा एंगल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। इसका आंसर हमारा यही होगा, और इसका जो आंसर होगा हमारा ये वाला होगा। समझ गए। अब इसका देखो, ये देखो, ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है। दो वेक्टर्स है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, इसके बीच का एंगल यही है। समझ गए। ये देखो, ये वेक्टर इधर जा रहा था ऐसे, और ये वेक्टर इधर जा रहा है। समझ गए। तो ऑपोजिट एंगल यही बनेगा हमारे पास, 30 डिग्री का ही बनेगा। समझ गए। एंगल ऑपोजिट हमारा यही बनेगा। अब ये देखो, दो वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन निकालो। ये वेक्टर इधर जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, और ये वेक्टर इधर ऐसे ऐसे जा रहा था, है ना। ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। 120 ही बनेगा ना, 120 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है इसके बीच का एंगल 120 डिग्री का बनेगा, है ना। यहाँ पर अगर निकालोगे तो यहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कितना बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल। ये देखो, दो और वेक्टर्स हैं, ये दो और वेक्टर्स हैं। ये इसको मान लो E और इसको मान लो F। ये देखो A, ये B, ये C, ये D, फिर E, F और ये G मान लो, G और ये H। ठीक है, ये G और ये H। ये देखो, ये डायरेक्शन इसी साइड है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इसी साइड है, और एक और वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन इसी साइड है। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एक ही साइड है। मतलब ये है कि एक वेक्टर है और इसी वेक्टर के ऊपर एक और वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और इनके बीच का कुछ डिफरेंस है क्या, एक ही लाइन पे तो है ये। तो इनके बीच का जो एंगल है हमारे पास 0 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है 0 डिग्री है। ये देखो, ये वेक्टर इधर से जा रहा है, ये वेक्टर इधर से आ रहा है, इधर से बनता हुआ गया और इधर ऐसे बना 180 डिग्री का। ये देखो, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का बन जाएगा। समझ गए। तो ये एंगल्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का ये तरीका है हमारे पास। समझ गए। तो अब आ जाओ, देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारे वीडियो का, और इसको खराब मत करना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ इसको। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं, देखो मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स जिनका देखो मैग्नीट्यूड, क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी हमारे पास सेम हो। समझ गए। जैसे देखो, इक्वल वेक्टर्स, ये जैसे 2 न्यूटन का फोर्स है, तो 2 न्यूटन का फोर्स, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब है कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। जैसे एक मान लो कि ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। समझ गए। 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये नेगेटिव वेक्टर्स है। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, समझ गए। अब देखो पैरेलल वेक्टर्स। देखो पहले पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ पैरेलल होंगे, एक साइड ही जाते हैं, है ना। पैरेलल तुमने सुना होगा, नाम से ही पता लग रहा है। कोई दो वेक्टर्स हैं, पैरेलल हैं दोनों, है ना, पैरेलल हैं ये दोनों। तो इसमें क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका देखो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मान लो कि 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लो कि ये 2 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 2 न्यूटन का फोर्स है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ गए। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
को इनिशियल, देखो को इनिशियल क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट, नाम से ही पता लग रहा है इनिशियल पॉइंट सेम होता है, मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकता है, समझ गए। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है कि सिर्फ क्या इसके इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए। यहाँ से एक पॉइंट है इनिशियल, यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, एक यहाँ पॉइंट वेक्टर जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये मान लो 2 न्यूटन का है, ये 3 न्यूटन का है, ये 7 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है, कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाना। इनिशियल पॉइंट क्या होता है इसका, सेम होता है, जस्ट इनिशियल पॉइंट सेम, सिर्फ इनिशियल पॉइंट क्या होता है इसका, सेम होता है, समझ गए। नाम से पता लग रहा है को इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट सबके सेम होंगे, ठीक है, और डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, समझ गए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देखो पैरेलल वेक्टर्स मैंने तुम्हें समझाया, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये देखो, जिनका डायरेक्शन सेम हो पर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना। इसका भी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है एनी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। जैसे ये मान लो एक फोर्स है 2 न्यूटन का और एक फोर्स है इधर 3 न्यूटन का, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, समझ गए। कोप्लेनर वेक्टर्स, मान लो एक प्लेन है, कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि एक ही प्लेन में से सारे वेक्टर्स होने चाहिए, जो दोनों वेक्टर्स है एक ही प्लेन में होना चाहिए, समझ गए, कोप्लेनर होगा, समझ गए। मान लो एक प्लेन है और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर और इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स, प्लेन सेम होना चाहिए, एक ही प्लेन में है ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है एनी, और डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेन सेम होना चाहिए, समझ गए। कोप्लेनर का मतलब यही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कल 11th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 होगा, ठीक है। ये अब मैं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर से एक दिन बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा फिर से, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रॉपर है तो मेरे से वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है 12th के लिए, जेई और नीट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।